हम लोगों ने सरल रेखा समाप्त कर लिया, वृत्त पर भी अध्ययन कर लिया। जितने प्रकार के वृत्त होते हैं या उस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं सब पर अध्ययन हो चुका है, जो शंकु प्रच्छेदन के दायरे में ही है। तो शंकु प्रच्छेदन अभ्यास का जो है प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पहला सांको हमने जो लिया वो वृत्त है। लेकिन अन्य सांकों के लिए एक विशेष परिभाषा है, सिद्धांत है, उसे लेने के बाद तब हम अन्य सांकों परवलय, द्विवृत्त या परवलय क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, जिसमें वृत्त भी शामिल है। तो सबसे पहले शंकु प्रच्छेदन में हम सांको लेने जा रहे हैं, जिसका वृत्त हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इसके दायरे में अभी भी है। तो सांको क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा एक हमारा स्थिर बिंदु होता है, स्थिर बिंदु, जो कि वृत्त में भी हम लोगों ने लिया था स्थिर बिंदु। वहां भी ये शब्द यूज हुआ था, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदु के बिंदु पद को वृत्त कहते हैं। इसका मतलब स्थिर बिंदु है, यहां भी स्थिर बिंदु है। तो एक तो हो गया बेटा स्थिर बिंदु, यह हमने लिख दिया, और स्थिर बिंदु का नाम रख दिया एस। स्थिर बिंदु का नाम रख दिया एस। तो एस हमारा क्या है? स्थिर बिंदु। अंग्रेजी में कह देते हैं फिक्स्ड पॉइंट। अंग्रेजी में फिक्स्ड पॉइंट। तो स्थिर बिंदु ले लिया फिक्स्ड पॉइंट, और एक हमारा चर बिंदु है कि यह चर बिंदु जो गमन करने वाला बिंदु है, चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट। एक स्थिर बिंदु है, एक वेरिएबल पॉइंट है जो गमन करेगा, और एक हमारे पास सरल रेखा भी है। इस सरल रेखा को कहते हैं स्थिर रेखा, स्थिर रेखा, फिक्स्ड लाइन। तो अब सांकों को समझाने के लिए हमने एक स्थिर बिंदु लिया, एक स्थिर रेखा ली, और एक चर बिंदु लिया। इस चर बिंदु से इस स्थिर बिंदु की दूरी PS है। तो ये चर बिंदु से स्थिर बिंदु की दूरी PS है, और बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी होती है तो उस बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचा जाता है। रेखा से लंबवत दूरी या रेखा से दूरी, दोनों का अर्थ लंबवत दूरी ही होता है। तो यहां पर हमने रेखा से दूरी की बात कही है, इसका मतलब इस स्थान से एक बिंदु P से रेखा पर एक लंब खींच लिया गया है, जिसका नाम हमने रख दिया PM, यानी ये M बिंदु सरल रेखा पर है, और यहां से होता हुआ आ रहा है, जहां ये कोण हमारा कितना बेटा 90 अंश में लिख दिया, ये दूरी होती है। वृत्त में हमने कहा था कि स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाला, और यहां पर दूरी की जगह रेखा आ गई है, और वो रेखा भी स्थिर रेखा आ गई। तो इतना जो बेटा बन गया। तो अब इसके आगे तुम लोग लिखना, किसी चर बिंदु P, जिसका नाम हम लोग P रखे हैं, कि स्थिर बिंदु S तथा स्थिर बिंदु S तथा सरल रेखा स्थिर बिंदु से दूरी PS तथा सरल रेखा, और कौन सी सरल रेखा बेटा? स्थिर, स्थिर सरल रेखा से दूरी कितनी बेटा देखो चित्र में? PM है, से दूरी PM। तो किसी चर बिंदु P की स्थिर बिंदु S से दूरी PS तथा स्थिर रेखा, रेखा का नाम नहीं दिए हैं तो इसलिए रेखा से दूरी, स्थिर दूरी का नाम PM दिए हैं, का अनुपात, का अनुपात अचर, अचर अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, और अनुपात यानी रेशियो, तो का अनुपात अचर होता है।
So the ratio of distance of point P from fixed point S and fixed line S, that is PM, is constant, अचर होता है। इस अचर अनुपात को सांकों की उत्केंद्रता, इस अचर अनुपात को सांकों की उत्केंद्रता, अंग्रेजी में इसेंट्रिसिटी, ECENTRICITY, इसेंट्रिसिटी। तो इस अचर अनुपात को, तो दिस कांस्टेंट रेशियो बी नोन एज इसेंट्रिसिटी, इस अचर अनुपात को सांकों की उत्केंद्रता कहते हैं। तथा इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर ई, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। तो द रेशियो ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एस एंड लाइन is constant. This constant ratio be known as eccentricity and represented by E. अर्थात जिसे that is बोलते हैं IE, अर्थात PS बटे PM बराबर अचर कांस्टेंट और बराबर E। और E क्या है? उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। हिंदी बेटा देख लो कितनी खतरनाक होती है। अंग्रेजी आसान होती है, हिंदी में आधा अक्षर, पूरा अक्षर, रॉ भी कई तरीके के आधे, जबकि अंग्रेजी में सब 26 लेटर हैं, सारा काम उसी में हो रहा है। और हिंदी में जरा सा भी मात्रा का उसका हेर फेर हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बेटा इसीलिए सावधानी है। तो तुम लोग जानते रहो, आगे हायर क्लास में जो मीडियम अंग्रेजी चेंज होगा तो वो ज्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हिंदी रह जाता तो पहले हिंदी समझते रह जाते हैं लोग। तो बेटा टीएस बटे टीएल अचर, अचर को क्या कहा हमने बेटा अंग्रेजी में? कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसे कहा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। तो ये हेडिंग पड़ी है सांकों, शंकु प्रच्छेदन की बात हो रही है। शंकु को प्रच्छेदित करने में तरह तरह की आकृतियां मिली, उन सभी आकृतियों को नाम जो दिया गया वो सांकों है। अब वो सांकों है क्या? सांकों की जगह परिभाषा आ गई उत्केंद्रता की, कितना बोले। अब इसके बाद क्योंकि मेन हेडिंग पड़ी है सांकों, तो उस पर हम आए। तो उपर्युक्त नियम से गमन करने वाले बिंदु P का बिंदु पर, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? लोकस। बिंदु का बिंदु पर सांकों होता है, सांकों होता है। निष्कर्ष निकला इस सिद्धांत की पी हमने कहा चर बिंदु है। ये दुनिया के किसी भी कोने पर जाए या पी बिंदु, चाहे जहां भी जाए, वहां से इस स्थिर बिंदु की दूरी और इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात अचर, यानी अगर एक आ रहा है तो एक ही आवे हर जगह, 5 आ रहा है हर जगह 5 ही आवे, दुनिया किसी भी कोने में जाए। ऐसे बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो जो रास्ता बन के तैयार होगा वो रास्ता क्या है? वही सांकों है। इसका मतलब जो मान आया है वही मान उसके हर स्थान पर जाने पे आना चाहिए। तो हमने क्या कहा? तो प्रयुक्त नियम से यानी टीएस बटे टीएम अचर गमन करने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? सांकों होता है। अब सांकों हो गया, लेकिन इसमें भी हम शब्द बोले कि हो सकता है वो एक भी आ जाए,
हो सकता है वो एक से अधिक भी आ जाए, एक से कम भी आ जाए। दूसरी चीज बेटा, यहां पर पीएस हमारी दूरी है, पीएम भी क्या है, दूरी है। दूरी सदैव क्या ली जाती है, धनात्मक। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, अनुपात क्या है, ई धनात्मक आया। इसका मतलब आज के बाद से हमेशा इस चीज को याद रखना कि उत्कीर्णता किसी भी शाखाओं की ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि अभी हम जब कम बोलेंगे कि ई एक से कम है तो एक से कम में ऋणात्मक भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक से कम में ऋणात्मक नहीं, एक से कम तो होगा लेकिन ऋणात्मक, क्योंकि उत्कीर्णता ऋणात्मक होती ही नहीं है। तो अब इसके आगे बेटा चलते हैं, इसे मिटाना है, इसके नीचे बोलेंगे यदि उत्केंद्रता E यानी कि सेंट्रिसिटी E बराबर 1, E का मान कितना आ जाए बेटा, 1, तो सांकव परवलय होता है। If eccentricity of conic is 1, then conic is parabola, परवलय हो गया, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति आई, यदि अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल ई लिख देते हैं, ई 1 से कम, ई लेस देन 1, तो सांकव दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त को अंग्रेजी में इलिप्स कहते हैं। तो इफ इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, देन कोनिक इज नोन एज इलिप्स। तो इसे हम दीर्घवृत्त को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बेटा, इलिप्स। इसे क्या अंग्रेजी में कह रहे थे, पैराबोला। नाम क्या है, और ये इलिप्स हो गया। अब तीसरा केस आया, तीसरा केस हमारा आया, यदि E बड़ा है यानी ग्रेटर 1, मान 1 से अधिक आ गए, तो सांकव अति परवलय होता है। अति परवलय को कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है। इफ इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, देन कोनिक बी नोन एज हाइपरबोला, अंग्रेजी में कह दिया। तो ये अति परवलय है। अब जब इतना लिख लिया हमने, तो यहां ई लेस देन 1 है, इसमें 0 भी मान होता है। तो उस दशा में 0 आने पे हम कह देंगे कि वो दीर्घवृत्त है। लेकिन अभी हम लोगों ने वृत्त भी पढ़ा, ये हुआ कि यहाँ तो आप सबकी उत्कीर्णता बोलना है, वहां तो उत्कीर्णता नाम की चर्चा भी आपने नहीं की थी। इसका मतलब उसकी भी तो उत्कीर्णता होती होगी अगर वो सांकव है। तो अगला पॉइंट बेटा लिखना, दिख रहा है सबको नीचे, दिख रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट नंबर 4 है, यदि E बराबर 0, तो सांकव वृत्त होता, वृत्त यानी सर्किल होता है। तो यदि उत्कीर्णता 0 हो जाए तो ये वृत्त होता है। तो फिर टपाक से जो है, अभी तुम पूछ दोगे कि सर अभी तो आप ले देने वृत्त करते, अभी ये क्या बोल दिए, वो तो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, ये एक प्रश्न के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यदि दीर्घवृत्त की उत्कीर्णता 0 है हो जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक वृत्त है। निष्कर्ष क्या निकला कि वृत्त की उत्कीर्णता 0 होती है। तो अब उत्कीर्णता 0 वृत्त, उत्कीर्णता 1 परवलय, 1 से कम लेकिन 0 से अधिक, 1 से कम लेकिन 0 से अधिक दीर्घवृत्त इलिप्स, और 1 से बड़ा परवलय। तो ये हमारा इस सिद्धांत पे सांकव बन गया। अब इस पर अध्ययन होगा। अब इसके बाद बेटा सांकवों में अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे हम लोग अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो किसी सांकव में क्या क्या होता है, थोड़ा अभी इससे पहले वृत्त पढ़े थे, तो वृत्त में केंद्र और त्रिज्या होती है।
तो वहां हमने केंद्र त्रिज्या नाम की चर्चा की थी। तो यहाँ सांख्यों में क्या क्या होता है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, और फिर उसके बाद पहला सांख्य पर्व स्टार्ट होगा। उसके बाद तो लिखना बेटा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसको हेडिंग डाल दिया जाए, सांख्यों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये परिभाषाएं किससे संबंधित हैं? सांख्यों से संबंधित हैं। और थोड़ा सा चित्र किनारे बना के फिर से छोड़ दें, क्योंकि इस चित्र पे ही चर्चा होगी। ये हमारा हमने P बनाया था, ये S लिखा था, P से जो दूरी थी उस दूरी का नाम हम लोगों ने रखा था PM, जो कि लंबवत दूरी थी, और P से बिंदु की दूरी थी PS, और हमने लिखा था PS बटे PM बराबर अचर कह के फिर E कह दिया था। और इसी E पर चर्चा हो रही है, ये E 0 है, 1 है, छोटा है, बड़ा है, ये हम लोग देने जा रहे हैं। तो अब ये जो हमारा बिंदु है, स्थिर बिंदु, जिसे हमने फिक्स पॉइंट कहा था, और ये रेखा थी स्थिर रेखा, इनका कुछ नाम होता है। तो अब सबसे पहली परिभाषा बेटा लिखना, नाभि। पहली परिभाषा डालो, हमने ऊपर कहा कि सांख्यों से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण परिभाषा, ये कहा ना। तो पहला नाम आया नाभि, अंग्रेजी में कहते हैं फोकस, नाभि। अब नाम सुनते ही चौंक जाओगे, ये क्या पूछ रहा है? नाभि पूछ रहा है। नाभि तो शरीर में सुनी थी, सांख्यों में भी नाभि पूछ दिया उसने। तो बेटा ये नाभि पूछा उसने, तो इसके बारे में लिखना, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु जिसका नाम क्या था बेटा? S है, यानी फिक्स्ड पॉइंट S, स्थिर बिंदु S को सांख्यों की नाभि कहते हैं, नाभि कहते हैं। इसका मतलब आज के बाद से इस स्थिर बिंदु का नाम नाभि हो गया। और इसे हम क्या कहा करेंगे? स्थिर बिंदु नहीं कहेंगे, बल्कि यानी कि क्लियर हो गया कि नाभि जो है वो वही रहेगी, जैसे वृत्त का केंद्र जहां है वही रहेगा, नाभि सांख्यों की वही रहेगी। और नाभि एक बिंदु है, और निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु का क्या होता है? निर्देशांक होता है। यानी अगर हमसे कहता नाभि ज्ञात करो, यानी नाभि का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, कहेगा इस सांख्यों की नाभि बताओ, यानी उस सांख्यों की नाभि का निर्देशांक बताओ, ये तो नाभि हमारा फोकस, स्थिर बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट S is known as focus of conic, सांख्यों की नाभि होता है। दूसरा नाम आया बेटा नियता, दूसरा नाम आया नियता, जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, DIRECT, डायरेक्ट, और RIX डायरेक्ट्रिक्स। तो नियता, डायरेक्ट्रिक्स, अब नाम सुनते ही चौंक जाएंगे, ये क्या पूछ दिया नियता, कि नियता ज्ञात करो सांख्यों की, फाइंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक। तो ये है क्या? नाम से परिचय रहना चाहिए। तो लिखा हमने स्थिर रेखा को सांख्यों की नियता कहते हैं। The fixed line be known as directrix of conic, स्थिर रेखा को, यानी कि नियता भी बिल्कुल जहां है वहीं है, हर सांख्यों की नियता जहां है वहीं रहेगी, वह निश्चित है। और दूसरा, अगर कहेगा नियता ज्ञात करो, तो नियता है क्या? रेखा है। और रेखा का क्या होता है? समीकरण होता है। यानी अगर रेखा ठीक से नहीं पढ़े हो तो यहां फंसोगे आकर के। अगर हमसे कहता नियता बताओ, यानी रेखा का समीकरण बताओ, और कौन सी रेखा? जो बिल्कुल स्थिर है, यानी वो डेफिनेट है, स्थिर है, जहां है वहीं है, उस रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो सांख्यों की नियता ज्ञात करना, यानी सांख्यों की स्थिर रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ये भी हो गया, नाम से परिचय हो गया। इसके बाद नाम भी हो गया, नियता हो गया। नियता के बाद अगला शब्द आया अक्ष, एक्सिस।
अक्ष। अक्ष कहते ही बेटा दिमाग में शब्द क्या है? अक्ष। अक्ष अक्ष हमने कहा अक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सिस। हाँ बेटा, जो कि कौन सी है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिमाग तुम्हारे आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है ही निर्देशांक ज्यामिति चल रही है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। फिर ये अक्ष की बात क्यों कर दी? तो हम लोग पढ़े थे कि एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों ने काटा, मूल बिंदु तो होता है। हमने कहा ना ये वाला अक्ष नहीं पूछ रहे हैं, हम अक्ष पूछ रहे हैं। तो तुमने सुना होगा कि कभी कभी कह देता है इस शंकु का अक्ष बताओ। तो शंकु का अक्ष कौन होता है? शंकु के शीर्ष से जो लंबवत रेखा आ रही है, अक्ष उस रेखा को कहते हैं जिसके दोनों तरफ चित्र एक जैसा होता है। ऐसी सरल रेखा जिसके दोनों तरफ चित्र एक समान हो, उस सरल रेखा को अक्ष कहते हैं। जैसे अभी ब्लैक बोर्ड की बात किया जाए तो आधे पर से एक लाइन खींच दें ऊर्ध्वाधर, तो ये इस समय ब्लैक बोर्ड का अक्ष हो जाएगा कि जैसा ब्लैक बोर्ड इस रेखा के इधर है वैसा ही उधर भी है। ऐसे खींच दे तो ये अक्ष हो जाएगा जैसा नीचे है। तो जिस सरल रेखा के दोनों तरफ आकृति एक जैसी हो, उस सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। इसका मतलब यहां भी वो है जिसके दोनों तरफ चित्र एक जैसा होगा। जैसे कभी कभी देखते हो आधा चेहरा दिखा दिया जाता है, आधा चेहरा अपने आप उठा के पलट के बना के पूरा चेहरा बना दिया जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके दोनों तरफ दूसरी तरफ भी तो वैसा ही चेहरा होगा। तो एक्सिस, अक्ष का मतलब क्या हुआ? जिस ऐसी सरल रेखा जिसके दोनों तरफ सांको एक जैसा हो, है ना। तो सबसे पहले तो लिख लें, तब उसके बाद उसके नीचे लिख दिया जाएगा। तो यहां से लिखना, अब नाभि और नेता का जन्म हो चुका है, तो अब स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे, अब नाभि और नेता शब्द प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाभि का नाम आ चुका है। और तो यहां लिखना बेटा नाभि, जिसका नाम कितना बेटा? एस है। नाभि का नाम कितना है? नाभि एस से नियता पर खींची लंब रेखा को सांको का अक्ष कहते हैं। यही सिद्धांत निकालने में काम करेगा। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, so perpendicular line from focus to directrix be known as axis of conic। नाभि से नेता पर खींची गई लंब रेखा सांको का, यानी ये नाभि है बेटा, यहां से एक लंब रेखा खींचेंगे, वो जाएगी और वो रेखा अक्ष कहलाएगी। उस रेखा के दोनों तरफ चित्र एक जैसा होगा, जैसा उस रेखा के ऊपर होगा वैसा ही उस रेखा के, तो लिख दिया जाए अक्ष वह सरल रेखा है, वह सरल रेखा है जिसके दोनों तरफ आकृति, सांको के बोले किसी भी आकृति पे लागू होता है, जिसके दोनों तरफ आकृति एक समान होती है, एक समान होती है। हो गया बेटा क्लियर? हमेशा की समस्या खत्म हो गई। अक्ष वह सरल रेखा है जिसके दोनों तरफ आकृति एक समान होती है, यानी इसकी यहां जरूरत थी, तो ये एक्सिस हो गया। अब जब एक्सिस हो गया, नाभि हो गया और ये हो गया, तो इसके बाद आया नया शब्द शीर्ष। अगला शब्द है बेटा, यहां मिटा लिख रहे हैं शीर्ष, जिसे कहते हैं वर्टेक्स। इसका नाम है वर्टेक्स। तो अगली परिभाषा आ गई बेटा शीर्ष। अब हमारे पास सांको बन चुका है, उसमें हमें ये भी मालूम हो गया है ये इसका अक्ष है, नाभि मालूम हो गई, नेता मालूम हो गई। तो ये हुआ कि इस सांको का शीर्ष बताइए क्या है। तो सांको अभी हमने कहा कि अक्ष के दोनों तरफ एक जैसा होगा, इसका मतलब पक्का है कि अक्ष को वो काट भी रहा है।
अगर अक्ष के दोनों तरफ एक जैसा है तो अक्ष को वो काटेगा भी। तो जिस स्थान पे काट रहा है उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? तो लिखना सांको जिस स्थान पर अक्ष को काट, जिस बिंदु पर, अब स्थान सामने यहां क्या होगा? बिंदु होगा ना। सांको जिस बिंदु पर सांको जिस बिंदु पर अक्ष यानी एक्सिस को काटता है या प्रतिच्छेदित करता है, सांको जिस बिंदु पर अक्ष को काटता है वह बिंदु सांको का शीर्ष कहलाता है। शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस, द पॉइंट of intersection of conic and axis be known as vertex of conic। सांको और अक्ष के प्रच्छेद बिंदु को सांको का शीर्ष कहते हैं। ये नाम भी आता है उसमें, शीर्ष भी हो गया बेटा। अब अगला नाम आया नाभीय जीवा। अगला नाम आया नाभीय जीवा, फोकल कार्ड, अंग्रेजी में कहते हैं फोकल कार्ड। नाभि जीवा, हाँ कभी कभी इसका दूसरा नाम प्रयोग कर देते हैं। हम खाली एक नाम से परिचित रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसी का दूसरा नाम है या नाभीय त्रिज्या। नाभीय त्रिज्या भी नाम इसका बेटा। तो जो नाभि जीवा है उसे नाभि त्रिज्या भी कहते हैं। तो नाम से परिचित रहो। और अंग्रेजी हो जाएगी फोकल रेडियस। फोकल रेडियस। तो हमें दोनों नाम मालूम हो गया कि नाभि जीवा को नाभि त्रिज्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में फोकल कार्ड, फोकल रेडियस कहते हैं। तो देखना बेटा इसके बारे में। सांको के नाभि से होकर जाने वाली जीवा, जीवा यानी वो रेखा जो सांको को किसी दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। कोई रेखा किसी सांको को किन्हीं दो बिंदुओं पर जब स्पर्श करती है तो क्या हो जाती है बेटा? जीवा। जैसे वृत्त की जीवा क्या है? किसी दो बिंदु पर जाकर टच कर ले, काटती हुई जा रही है, लेकिन अंदर वाले हिस्से को जीवा कहा जाता है। बाहर तो रेखा काटती जा रही है, लेकिन रेखा जीवा कौन सी है? जो अंदर का हिस्सा उसके। तो सांको के नाभि से होकर जाने वाली जीवा को सांको की नाभीय जीवा, नाभीय जीवा कहते हैं। The card of conic passing through focus be known as focal card और focal radius, उसी को नाभि त्रिज्या भी कहेंगे। लिखा नहीं हमने, यहाँ हेडिंग पढ़ी तो हो गया, वो नाभि त्रिज्या भी है। तो अगर प्रश्न कहेगा कि इसकी नाभि त्रिज्या ज्ञात करो, नाभि जीवा ज्ञात करो। और नाभि जीवा या नाभि त्रिज्या है क्या? जीवा क्या है? रेखा है। यानी नाभि जीवा भी क्या है? रेखा है। अब तुम देख रहे हो सांको में पूरा रेखा का अटैक हो रहा है, यानी सरल रेखा चैप्टर का जरा सा कमजोर हुआ तो यहां फंसोगे तुम। नाभि जीवा तो रेखा, नियता तो रेखा, नाभिलंब तो रेखा, है ना? तो रेखाएं इस तरीके से इसमें आती रहेंगी, बिंदु भी आते रहेंगे। वो बिंदु कहाँ है निर्देशांक बताने के सिद्धांत में मालूम है, उसके हिसाब से निर्देशांक हम लोग निकालते जाएंगे और परिभाषाएं आएंगी उसके। तो बेटा ये हो गया सांको की नाभि जीवा कहते हैं। अब अगला देखो नाभिलंब। अगला शब्द है, यानी अगली परिभाषा हम लोग लेने जा रहे हैं, वो है नाभिलंब। नाभिलंब अंग्रेजी है इसकी बेटा लेटस रेक्टम, LAPUS, लेटस RECTUM, लेटस रेक्टम। अंग्रेजी तो अजीब सा लग रहा है शब्द, लेकिन हिंदी नाम पूरी परिभाषा बोल देता है बेटा।
जितने भी तुम देखते होगे शब्द हिंदी में जब बोले जाते हैं तो वो पूरी परिभाषा की व्याख्या ही कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का मैक्सिमम हिस्सा हमारे देश ने ही दिया है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरे संसार पे गणित के रूप में राज्य कर रहे हैं। जो हम लोग विश्वगुरु शब्द कहते हैं, तो विश्वगुरु हम लोग हैं। बस आज की पीढ़ी को और चेतन होने की जरूरत है कि वो अपने पुराने पूर्वजों को याद करते हुए अपने दिमाग को फिर उस दिशा में ले जाएं और फिर वर्ल्ड में दिखा दें कि गणित में हम पीछे नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी हम आगे चल रहे हैं, हर फील्ड में हम आगे हैं। तो अपने देश का झंडा हमेशा बुलंद रखो। गणित सब्जेक्ट सबको कब्जे में रखेगा, यही एक विषय है जिसके बिना काम चलना ही नहीं है, पत्ता नहीं मिलता है उसके बिना। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज नोन एज मैथमेटिक्स। कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसके अंदर गणित घुसा नहीं है, इसका मतलब इसके बिना कुछ होना नहीं है। तो बेटा ये तुमने देखा कि नाभिलंब आया तो नाम लेते ही, हिंदी नाम लेते ही क्लियर और नाभिलंब, नाभि से जाने वाला लंब। लेकिन अंग्रेजी लेटेस्ट रेक्टम पूरी क्लियर नहीं हो रहा है, तो हिंदी नाम क्या बोला। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से हिंदी नाम बोलते समझ में आ जाता है, नहीं सोचते हाँ बहुत स्टैंडर्ड चीज लिखी हुई है, कुछ स्पेशल केस है। तो कुछ नहीं है, लिखा जाए बेटा नाभि से होकर जाने वाली लंब जीवा। कौन सी जीवा बेटा? नाभि से होकर जाने वाली, तो लंब किसका बेटा शब्द? नाभि से होकर जाने वाली अक्ष पर लंब। लंब किसमें बेटा? अक्ष पर, है ना, क्योंकि अक्ष जो है क्या है, नाभि से नीता पर खींचा गया लंब ही तो अक्ष है बेटा ना। तो नाभि से होकर जाने वाली, नाभि यानी फोकस से होकर जाने वाली तथा अक्ष पर लंब जीवा, लंब जीवा कार्ड, फोकल कार्ड परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, नाभि से ऊपर जाने वाली तथा अक्ष पर लंब जीवा को सांकव का नाभिलंब कहते हैं। सांकव का नाभिलंब कहते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से ये परिभाषाएं आई। बाकी अभी इसी में से परिभाषा में ही निकलने लगेंगी तमाम और छोटी छोटी परिभाषाएं। जैसे अभी हमने अक्ष के बारे में थोड़ी देर पहले कहा कि नाभि से नेता पर खींचा गया लंब। अभी फिर दूसरा शब्द आया कि सांकव जिस बिंदु पर अक्ष को काटता है वो शीर्ष है। इसका मतलब शीर्ष से भी तो नीता पे खींचा गया लंब अक्ष हो गया। नई परिभाषा एक और निकल गई, शीर्ष से नीता पे खींचा गया लंब अक्ष है। अक्ष की एक परिभाषा नहीं, अक्ष पूछ दे तो शीर्ष मालूम तो भी निकल आएगा। या दूसरा तीसरा हम कह दे कि नाभि और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा भी अक्ष होती है। यानी हमें प्रश्न पूछेगा तो उसके जवाब देने के हमारे पास कई हिस्से हैं। हमें नाभि मालूम है, हमें शीर्ष मालूम है, तुरंत दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख देंगे, पीछे पड़े होंगे, लेकिन वो रेखा होगी कौन सी? अक्ष, क्योंकि अक्ष भी एक रेखा है। तो उसने दे दिया कि इस सांकव का शीर्ष इतना है, कुछ दे दिया x1 y1, इसकी नाभि x2 y2 है, तो इस सांकव के अक्ष का समीकरण बताओ। अब लेके बैठे हुए हैं कि अक्ष का समीकरण पूछ दिया है, जबकि यही पूछा होता कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या करो, सब लोग लिख दिए होते बेटा, है ना। और उसने ये नहीं कहा, उसने क्या कहा, एक सांको है, माना परवलय है, परवलय की नाभि इतनी है, परवलय का शीर्ष ये है, कोई बिंदु दे दिया, एक को x1 y1 कह दिया, एक को x2 y2 कह दिया, तो कह दिया परवलय के अक्ष का समीकरण बताइए। अब उलझे हुए ना, जबकि वही था ना, तो इसलिए सरल रेखा यहाँ पूरा ही होगा। तो बेटा कल हम लोग इसके आगे अगला टॉपिक लेंगे, यानी परवलय की शुरुआत करेंगे। परवलय आएगा, फिर दीर्घवृत्त आएगा, फिर उसमें भी पूरा विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन हैं, जब तक हमें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी तो उसके आंसर देने में दिक्कत होती है। तो बिल्कुल बेसिक आइडिया मजबूती के साथ चलते हुए हमें अध्ययन करना है बेटा। थैंक यू।